हेलो स्टूडेंट्स, आप मुझे जानते होंगे। मैं मिस्टर मणिकांत सिंह पिछले 25 वर्षों से इतिहास का अध्यापन कर रहा हूं। अभी अभी हमने ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च किए हैं। ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च करने के अपने कुछ कारण हैं। वैसे ये डिमांड तो बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ का डिमांड होने लगा था। और आप एक बात जानते होंगे, एक पुरानी कहावत है कि जिस चीज़ का विचार हो चुका है उसे आप रोक नहीं सकते। आज इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जब ऑनलाइन एक बहुत ही कॉमन फीचर होता जा रहा है, तो हमें भी तो आज न कल शुरू करना ही था। वैसे मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि हमने बहुत पहले से हमारी ये दिली इच्छा थी कि मैं इस इंडिया में अधिक से अधिक बच्चों से जुड़ूं। और इसकी वजह यह थी कि मेरे पास कुछ ऐसे, आप कह सकते हैं, न्यूली फाउंड, न्यूली रिसर्च और न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज थे कि मुझे खुद अपने में खलबली मची हुई थी कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक इसे पहुंचाऊं। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट रहा जो राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी टू कोचिंग क्लासेस ये बहुत ही मिसट्रीटेड सब्जेक्ट रहा। मिसट्रीटेड इज दैट सेंस कि एक्चुअली स्टूडेंट्स ने इसके साथ, न टीचर्स ने इसके साथ जस्टिस नहीं की। जब भी हिस्ट्री पढ़ने की बात होती है तो नॉर्मली आप देखेंगे कि बच्चे उसको बंडल ऑफ फैक्ट्स के रूप में लेते हैं कि मानो ये सूचनाओं का संग्रह है। कई बार तो आप समझ चुके, ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत भी प्रचलित थी कि इतिहास और भूगोल बहुत बेवफा, रात में पढ़े तो सुबह में सफ़ा। तो नॉर्मली बच्चों में इस तरह की भ्रांत धारणा थी कि आप पढ़ते हो और भूल जाते हो, इसलिए सब्जेक्ट रिलायबल नहीं है। लेकिन जब हमने देखा तो हमने पाया कि इस सब्जेक्ट का इतना गलत मूल्यांकन, जो कि संभवतः ह्यूमैनिटीज में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहा है। और आप समझेंगे तो राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ सत्येंद्रनाथ टैगोर टू सुभाष चंद्र बोस और वर्तमान युग तक, और यूपीएससी में एक विषय सबसे ज़्यादा प्रशंसित रहा है तो वो रहा हिस्ट्री। तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में इस सब्जेक्ट के साथ उचित व्यवहार होना चाहिए। और इधर यूपीएससी ने अपने क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को बढ़ाना शुरू किया, लोगों ने अपने पुराने पैटर्न को छोड़ा नहीं, स्टूडेंट्स उसी तरीके से तैयारी करते चले आए। तो बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो रहा था। हमने जो एक न्यू पैटर्न डेवलप किया, हालांकि यह पैटर्न मेरा आज से नहीं, पिछले 15 वर्षों से चल रहा है। और मुझे खुशी है कि इंडिया में बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे को हमने डील किया और सैकड़ों बच्चे हमारे जहाँ तहाँ जॉब कर रहे हैं, आईएएस के पोस्ट पर, और बाकी अन्य जो पद हैं, पीसीएस का पद आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पद पर वो जॉब कर रहे हैं। और मैंने बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए, मेडिकल से आए और भी क्षेत्र से आए, उन सबको मैंने हिस्ट्री जब अपने तरीके से पढ़ाया, जो कि मैं एक अलग आपको किसी अलग लेक्चर में आपको स्पष्ट करूँगा कि मुझे हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका क्या है। और ये तरीका अगर आप कर सकते हो तो हमने इसमें दूसरी परंपरा की खोज की हिस्ट्री अध्यापन में। तो ये तरीका बहुत ही सक्सेसफुल रहा अभी तक। इंजीनियरिंग के बच्चे, मेडिकल के बच्चे, अदर टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, सबों ने हिस्ट्री में अच्छा किया। और सबसे खुशी मुझे ये हुई कि जब कुछ बच्चों ने मुझे यह सूचना दी कि सर आज मैं हिस्ट्री में कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ अपेक्षाकृत हम अपने सब्जेक्ट में। तो हमने सोचा कि अब इस नॉलेज को यहीं तक सीमित न रखा जाए। फेस टू फेस क्लास का तो आखिर एक कुछ लिमिटेशन है, हम कितने बच्चों को एक साल में पढ़ा सकते। तो हमने सोचा कि भाई हम डिफरेंट क्वार्टर से जुड़ने वाले बच्चों से हम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों से, डिफरेंट रीजन के बच्चों से। इसके अलावा मुझे एक बात की सूचना आपको देनी है कि हम लोगों ने कई तरह के नए प्रोग्राम शुरू किए हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी तो हम बहुत पहले से करवाते आ रहे थे, इतिहास मुख्य परीक्षा। अब रिसेंट में हमने यूजीसी को आरंभ किया। कारण यह है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी बहुत स्टैंडर्ड, जो कि यूजीसी के जो बच्चे होते हैं वो एक अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनके पास अच्छी गाइडलाइन नहीं है। और यूनिवर्सिटी में जो स्टैंडर्ड नॉलेज की जरूरत होती है यूजीसी में, वो आसानी से पढ़ाया भी नहीं जा सकता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यूजीसी को भी लॉन्च किया है। उससे भी मुझे खुशी हो रही कि हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया है। और क्योंकि नॉर्मली यह माना जाता था कि अरे हिस्ट्री तो एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ के तैयार कर लो। बच्चों में भ्रांत धारणा है, कोई बच्चे पढ़ने आते हैं तो लोग उन्हें एनसीईआरटी बुक्स बता देते हैं, फिर बताते हैं आप एंशिएंट में झायंट श्रीमाली पढ़ लें, सतीश चंद्रा मेडिवल में, और मॉडर्न में बिपिन चंद्रा, और बहुत होता है तो शेखर बंदोपाध्याय का एक नाम बताते हैं और बोलते हैं कि भाई इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, बच्चे पढ़े। तो पहला प्रॉब्लम तो उनको समझने के स्तर पर होता है। खैर वो मेरे यहाँ विचार का विषय नहीं, मेरा विचार का विषय ये है
कि हिस्ट्री कोई रुका हुआ सब्जेक्ट नहीं है, उसका नेचर हमेशा चेंज होता जाता है। तो हमने जो वेबसाइट लॉन्च किया है उसके कई पर्पस है। उस वेबसाइट लॉन्च करने का एक जो सबसे महत्वपूर्ण पर्पस है वो ये है कि इस वेबसाइट के माध्यम से हम आपको लेटेस्ट नॉलेज की जानकारी देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं कि हर महीने तकरीबन और साल में ऐसे 15-20 स्टैंडर्ड बुक निकलते हैं जो हिस्ट्री से संबंधित स्टैंडर्ड बुक होते हैं या हिस्ट्री से रिलेटेड ज्ञान से संबंधित स्टैंडर्ड बुक होते हैं। उससे आपको नई हिस्टोग्राफी का ट्रेंड पता चलता है, हिस्ट्री के में कुछ नए इंटरप्रिटेशन पता चलता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूँगा। अब ये बुक है द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। ये इस बुक की स्पेशलिटी क्या है? ये बीपी मेनन के द्वारा लिखा गया, वही बीपी मेनन जिसका नाम आप शायद जानते हो कि वल्लभ भाई पटेल के असिस्टेंट के रूप में काम कर चुके थे। तो एक कॉन्टेम्पररी ऑथर होने के नाते उनकी बातों में जो विश्वसनीयता, या हो सकता है वो बाइज्ड भी हो, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन का तरीका डेफिनेटली अलग होगा। और ऐसे बुक जब मार्केट में आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन सेटर को प्रभावित करने लगते हैं। दूसरा आप देखते हैं कि दूसरा जो फैक्टर है और दूसरी बुक वो है पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया। दैट इज, ये उपिंदर सिंह की बुक है। और ये उपिंदर सिंह की बुक है। ये उपिंदर सिंह बहुत ही प्रशंसित प्राध्यापिका रही हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत समय से पढ़ा रही हैं। तो उन्होंने हाल में 2010 या 11 में एक बुक लिखी थी एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। बहुत काफ़ी प्रशंसित वो बुक रही, पूरे इंडिया में उसकी प्रशंसा हुई। ये बुक का थीम हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उपिंदर सिंह ने इसमें ये हाईलाइट करने का प्रयास किया कि नाहक लोग मानते हैं कि भारतीयों का जो मुख्य साइक है वो नॉन वायलेंट है। और शायद ऐसा प्रभाव इसलिए आया क्योंकि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नक्सल मूवमेंट पर उनकी निगाह है। लेकिन उन्होंने हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से बताया कि आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कामंदक के नीतिसार और बाकी इस तरह के टेस्ट का उदाहरण देकर उन्होंने सिद्ध किया कि हमारे अतीत और हमारी जो संस्कृति है वह भी उतना ही वायलेंस लेकर चली हुई है जितना बाकी देशों की संस्कृति। तो ये निश्चय ही एक नया इनोवेशन है और स्टूडेंट को कहीं ना कहीं काम आने वाली है लिखने में। तो ऐसी चीज़ों की जानकारी उन्हें चाहिए। अब एक पुस्तक है, यह द इस्लामिक कनेक्शन। ये क्रिस्टोफर जेफरे लो के द्वारा लिखी गई है। अब ये बुक की खासियत क्या है कि इन्होंने डील किया है द इस्लामिक कनेक्शन में साउथ एशिया और वेस्ट एशिया, इन दोनों के इस्लाम के संपर्क को, और बताया है कैसे हमारा साउथ एशिया का इस्लाम वेस्ट एशिया के इस्लाम से अलग होता चला गया था, नेशनल मूवमेंट के दरमियान भी और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में ही। और इसमें इकबाल और मौलाना आज़ाद की भी तुलना करके उन्होंने बताई हुई है, क्योंकि दोनों अपने आप में एक तरह से कहें तो कंजर्वेटिव ऑथर हैं, परंतु दोनों का अप्रोच अलग है। किंतु उन्होंने यह हाईलाइट किया है कि रिसेंटली हमारे साउथ एशिया पर वेस्ट एशिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, साउथ एशिया के इस्लाम पर, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। अब ये हैं एस इरफान हबीब, ये दूसरे इरफान हबीब हैं और इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म पर लिखा है। आप एक बुक में नेशनलिज्म का इतना ब्यौरेवार चित्रण शायद ही आप किसी दूसरे बुक में पाएंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। उसी प्रकार से एक बुक है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा पर, यह है इंडिया इन द 1950s। ये बुक की खासियत यह है कि इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को डिस्कस करते उसको पार्टीशन से जोड़ा है। अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता तो आज हमारे संविधान का स्वरूप क्या होता। एक एंगल बनता है, एक एंगल में अगर कुछ बातें रखी जाती है तो वो इतिहास की पूरी धारा को प्रभावित कर देती है। सो दैट्स वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये सब आपके लिए उपयोगी हो सकता है। और हम लोग इस वेबसाइट पॉसिबली अगले मंथ से आपका ऑपरेटिव हो जाए और हर तरह से हमारा संस्थान इतिहास के संवर्धन के लिए काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।